प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे समानता के प्रकार या रूप या आयाम। क्या समानता के मुख्यतया कितने प्रकार होते हैं, जिसे कि डायमेंशंस आयाम की संज्ञा भी दी जाती है। जैसे मैंने नोट किया, समानता के आयाम, प्रकार या रूप। प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में भाई इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप में पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं। इसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, समानता के आयाम या प्रकार। समानता का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं मैंने पिछले लेक्चर में अपलोड कर दी हैं, आप अपने लिस्ट में देख सकते हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी अवधारणाएं हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, दंड, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक बाध्यकारिता या आज्ञाकारिता, कानून, अनेकों अवधारणाएं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उनमें सबसे कठिन समानता की अवधारणा है। अर्थात राजनीति विज्ञान में जितनी भी अवधारणाएं, उन सभी अवधारणाओं में सबसे कठिन, सबसे जटिल अवधारणा यदि कोई है तो वह समानता की अवधारणा है। और जैसा कि हेरल्ड जोसेफ लॉस्की ने अपनी पुस्तक राजनीति के व्याकरण में स्पष्ट रूप में लिखा है, क्या लिखा है कि राजनीति विज्ञान की मुख्य समस्या एक ही है। क्या? स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। नोट कीजिएगा, लॉस्की कह रहे हैं ये बात, एच.जे. लॉस्की, हेरल्ड जोसेफ लॉस्की। किसमें? अपनी पुस्तक राजनीति के व्याकरण में, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। क्या करें कि राजनीति विज्ञान की सबसे मुख्य समस्या एक ही है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य या संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। किसी भी देश की राज्य व्यवस्था में आप देख सकते हैं, यदि किसी भी देश के अंतर्गत स्वतंत्रता की अति को अपनाया गया है या समानता की अति को अपनाया गया है तो उस राज्य व्यवस्था का पतन हुआ है। इसलिए राज्य व्यवस्था को पतन से बचाना है तो स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। क्लियर होगी यहां तक ये बात? तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे समानता के आयाम या प्रकार। और आयाम या प्रकार को समझें उससे पहले आपको ये बात क्लियर करनी होगी, क्या कि भाई व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो इन संबंधों का जो आधार होता है वह स्वतंत्रता, समानता, कानून, न्याय, दंड, राजनीतिक बाध्यकारिता, अधिकार, कर्तव्य इत्यादि अवधारणाएं होती हैं। नोट कीजिएगा ये बात। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार होता है वह स्वतंत्रता, समानता, कानून, न्याय, दंड, अधिकार, कर्तव्य, राजनीतिक बाध्यकारिता और भी अनेकों अवधारणाएं। तो ये वास्तविक रूप में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के आधार है। और इन आधारों में मैंने स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, इन सब के पर लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी जो चर्चा चल रही है वह समानता की चल रही है, क्योंकि समानता भी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का आधार है। और समानता का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं मैंने अपलोड कर दी है। आज केवल इसके प्रकार की बात करते हैं कि समानता के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, यह बात आपको नोट करनी है। इसके बाद में मैंने यहाँ आगे नोट किया है संकुचित व्यापक अर्थ। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रकार को समझो उससे पहले ये बात समझना जरूरी है, क्या कि समानता के अर्थ को मुख्यतया दो भागों में बांट दिया जाता है। मैं यहाँ व्यापक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, पर यहाँ संकेत जरूर दूंगा क्योंकि बिना संकेत आप इसके प्रकारों को नहीं समझ पाएंगे। तो जब समानता का संकुचित अर्थ बताया जाता है तो संकुचित अर्थ के अंतर्गत क्या माना जाता है? संकुचित अर्थ ये कहता है, क्या कहता है कि व्यक्ति व्यक्ति में प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण समानता होती है। संकुचित जो अर्थ है, समानता का जो संकुचित अर्थ है वो क्या कह रहा है कि व्यक्ति व्यक्ति में प्रत्येक दृष्टि से मतलब बौद्धिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से समानता होती है। इनमें किसी भी रूप में कोई असमानता नहीं होती है। ये संकुचित अर्थ है। लेकिन क्या व्यवहार में हम देखते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति में पूर्ण समानता होती है? हरगिज नहीं होती। इसलिए समानता का जो संकुचित अर्थ है तो यह संकुचित अर्थ भ्रमात्मक है। यह वास्तविक रूप हम ये कहेंगे एक भ्रमात्मक भाव है। ये उचित या व्यवहारिक अर्थ नहीं है या श्रेष्ठ अर्थ नहीं है। इसके बाद में समानता का दूसरा अर्थ बताया जाता है व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ क्या कहता है? व्यापक अर्थ ये कहता है कि वास्तविक रूप में यहां समान अवसर की उपलब्धि कराई जाती है। मान लीजिएगा आर्थिक दृष्टि से एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है
और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है। तो यहाँ प्रयास ये किया जाता है कि गरीब व्यक्ति को धीरे धीरे अमीर व्यक्ति के पूर्णतया बराबर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन गरीब व्यक्ति को कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी जिससे कि उसके स्तर में भी जो है सुधार आए। तो यहाँ समान अवसर की उपलब्धि का प्रयास किया जाता है। क्या कहा मैंने? व्यापक अर्थ ये कहता है, मतलब समानता का व्यापक अर्थ ये कहता है कि यहाँ समान अवसर की उपलब्धि करवाई जाती है। समान अवसर की उपलब्धि का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में यहाँ भाई जैसे मान लीजिएगा कोई वर्ग विशेष, कोई जाति विशेष बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो सरकार के द्वारा आप बताइए मुझे, हमारे भारत का उदाहरण दूं मैं, तो आरक्षण की व्यवस्था की गई या नहीं की गई है? आर्थिक दृष्टि सरकार के द्वारा सहायता दी जाती है या नहीं दी जाती है? तो किस लिए दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि जो ये असमानता क्या बोल रहा हूं मैं, असमानता का अंतराल है ना, गैप है, जैसे आर्थिक दृष्टि से अमीर गरीब है, अमीरी और गरीबी में बहुत ज्यादा गैप है, अंतराल है, तो इस गैप को, अंतराल को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो समान अवसर की उपलब्धि करवाई जाती है, जैसे आरक्षण के माध्यम से किया जाता है। मैं लिंग की बात करता हूं तो लिंग के अंतर्गत आप देखेंगे कि भाई महिलाओं को आप देखिएगा विधानसभाओं के अंतर्गत, लोकसभा के अंतर्गत है, शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत भी जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये समान अवसर की उपलब्धि जो करवाई जाती है ना, वो व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती है। बाकी डिटेल्स आप देखनी है तो पिछला लेक्चर मैंने इसी नाम से बनाया है, समानता का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, वहां पर ये दोनों बातें आपको मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ मुझे संकेत देना जरूरी था जिससे कि आप इसके प्रकार को या आयामों को ठीक से समझ सकें। अब इसके बाद में मूल बात लेते हैं हम, समानता के रूप या प्रकार या आयाम। नोट कीजिएगा, समानता के रूप, प्रकार या आयाम भी कहते हैं इसको, है ना। आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि समानता के आयाम या प्रकार के ऊपर एक लेख लिखिए, तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसके आधार पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। और मैंने कंप्लीट जो बातें हैं आपके लिए नोट कर दी हैं। और एक ध्यान देंगे, मैं केवल यहाँ एक लेखक, दो लेखक, तीन लेखक के माध्यम से नहीं चलता, मैं स्वयं अपने विचार प्रत्येक वीडियो में जोड़ता हूं। और इसके साथ में हमारे भारत में जितनी भी राजनीति विज्ञान से संबंधित किताबें किसी के द्वारा भी लिखी क्यों ना गई हो, उन सबको देख करके उसका निचोड़ निकाल करके और स्वयं के विचार उसमें समाहित कर फिर आपके लिए लेक्चर तैयार करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको राजनीति विज्ञान निष्णात बनाना चाहता हूं, मैं आपको सच में राजनीति विज्ञान समझाना चाहता हूं। यहाँ केवल दिखावा, वाहवाही मुझे नहीं लूटनी है। जैसा कि कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कीजिएगा, नहीं भाई, मुझे तो आपको समझाना है, मुझे डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना दिखाना है, मुझे तो आपको राजनीति विज्ञान समझाना है। आप समझ जाइएगा वही डिजिटल बोर्ड है, आप क्या माह हो जाइएगा, क्या कह रहा हूँ, आप कामयाब हो जाइएगा, वही डिजिटल बोर्ड है मेरे लिए। तो बस आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा, वही सब कुछ है बस। चलिए, प्रकार देखो, समानता के मुख्यतया जो प्रकार होते हैं भाई, वो 5 होते हैं मुख्यतया। बाकी जब हम इन 5 को ही खंडों में विभाजित करते हैं तो कितने प्रकार बन जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, प्राकृतिक समानता, उसके बाद में नागरिक या कानूनी समानता, इसको नागरिक समानता को कानूनी समानता भी कहा जाता है। तीसरा है राजनीतिक समानता, चौथा है सामाजिक समानता और 5वां है आर्थिक समानता। और इसके बाद में मैंने यहाँ एक चित्र डायग्राम बनाया है और लिखा है समानता के आयाम, रूप या प्रकार। आप इसको इस डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ समाहित हो जाती हैं। और जो विद्यार्थी इसको समझ जाता है, शेष कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ आ गया इसमें। और पूरी दुनिया के संदर्भ में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा यहाँ, पूरी दुनिया के संदर्भ में आप ये बात समझ सकते हैं। चलिए, पहला प्रकार लेते हैं हम, प्राकृतिक समानता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है भाई, प्राकृतिक समानता का जो मुख्यतया उद्भव होता है वह 18वीं शताब्दी में, क्या बोला मैंने, 18वीं शताब्दी में समानतावादी क्रांतिकारियों के द्वारा ये विचार दिया गया था। और इसमें जो ये क्रांतिकारी थे, समानतावादी क्रांतिकारी, ये प्राकृतिक समानता में पूर्ण समानता की बात करते हैं। नोट कीजिएगा, किसकी बात करते हैं? पूर्ण समानता की बात करते हैं। पूर्ण समानता का मतलब ये है कि प्राकृतिक समानता में व्यक्ति के बीच में किसी भी दृष्टि से कोई असमानता नहीं है। मतलब बौद्धिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रत्येक दृष्टि से व्यक्ति समान है, किसी भी रूप में उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
कि व्यक्ति व्यक्ति प्रत्येक दृष्टि पूर्ण रूप में समान हो? इसका मैं ये कहूंगा उत्तर बहुत समय पहले मतलब राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने दे दिया था अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। नोट कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपको कि मैं पूरा निचोड़ निकाल कर लेक्चर तैयार करता हूं आपके लिए। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिख दिया था। क्या लिख दिया था? नोट कीजिएगा। प्रकृतियां ही कुछ व्यक्ति, फिर से बोल रहा हूं मैं, प्रकृतियां ही कुछ व्यक्ति विवेकवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो कि स्वामी बनने योग्य होते हैं, और कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं, जो कि दास बनने योग्य होते हैं। तो अरस्तु यहाँ क्या संकेत कर रहे हैं कि भाई प्रकृति से ही कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं और कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो मुझे बताइएगा क्या इस बात में सच्चाई है? क्या पूर्ण समानता हो सकती है व्यक्ति व्यक्ति में? नहीं हो सकती है। प्रत्येक दृष्टि से व्यक्ति व्यक्ति में असमानता होती है। इसलिए मैंने यह नोट किया है भ्रमात्मक है। इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक समानता जो है वह एक भ्रमात्मक है, मतलब व्यक्ति व्यक्ति में पूर्ण समानता नहीं हो सकती है। फिर मैंने लिखा है कोरी कल्पना है, मतलब प्राकृतिक समानता है ये एक केवल कल्पना मात्र, व्यक्ति व्यक्ति में पूर्ण रूप में समानता नहीं हो सकती है। फिर मैंने यहाँ लिखा है व्याख्यांश प्रोफेसर पॉल कह रहे हैं, नोट करेंगे, मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजनात्मक शक्ति, समाज सेवा की भावना और संभवतः सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से मूलतः भिन्न होते हैं। मतलब GDH कोल कह रहे हैं कि इन सभी दृष्टियों से वास्तविक रूप में व्यक्ति व्यक्ति में असमानता होती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। तो ये बात क्लियर होगी नहीं? हाँ भाई, एक तरफ तो ये प्राकृतिक समानता का अर्थ लिया जा रहा है कि व्यक्ति व्यक्ति में पूर्ण समानता है, लेकिन यह प्रोफेसर कोल कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, व्यक्ति व्यक्ति में असमानता होती है, भिन्नता होती है। किस दृष्टि से? सारी बातें आप नोट कर सकते हैं। इन सभी दृष्टि से व्यक्ति व्यक्ति में क्या होती है? भिन्नता होती है, असमानता होती है। ठीक है भाई, ये प्राकृतिक समानता होगी। दूसरा नोट करें, नागरिक या कानूनी समानता, मतलब नागरिक समानता, कानूनी समानता भी कहा जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कानूनी समानता। कानूनी समानता का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में कानूनी समानता के अंतर्गत कानून के समक्ष नागरिकों की समानता होती है। नोट कीजिएगा, कानून के समक्ष नागरिकों की समानता होती है। मतलब यहाँ विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति पूर्णतया समान होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे एक जनसाधारण हो, विधि की दृष्टि में सभी समान होंगे। यदि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है और एक प्रधानमंत्री या शासक के द्वारा, राजा के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में विधि की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वैसे इसका अपवाद भी पाया जाता है, जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत, जबकि वहां विधि के शासन की अवधारणा दी गई है, लेकिन फिर भी जो है राजा को इसे अलग रखा गया है। और इसका दूसरा अर्थ है कानून का शासन भी है। मतलब जो कानूनी समानता है, इसका दूसरा अर्थ है कानून का शासन भी है। कानून का शासन ये है, जैसा कि डाइस ने अवधारणा दी है, जो कि ब्रिटेन के संदर्भ में हम कहेंगे, ब्रिटेन में विधि के शासन की अवधारणा दी गई थी, देने वाले डाइस ही थे। तो कानून का शासन भी है। इसका अर्थ कानून के शासन का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं होता है, बल्कि विधि का या कानून का शासन होता है। मतलब जब तक एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी गलत काम किया जाता है तो वह गलत कार्य है, अपराध, कानून की दृष्टि से जब तक वह अपराधी घोषित नहीं होगा तब तक उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। कानून का शासन भी है। फिर मैंने यहाँ लिखा है कानूनी समानता की कुछ विशेषताएं होती हैं। नोट कीजिएगा, कानूनी समानता की निम्न विशेषताएं, मैंने लिखा है निम्न विशेषता, मतलब कानूनी या नागरिक समानता की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये मैंने यहाँ पर 4 विशेषताएं लिखी हैं, इनके आधार पर आप कानूनी समानता को समझ सकते हैं। पहली विशेषता है कानून के समक्ष समानता। क्या मतलब हुआ? पहली विशेषता कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होते हैं, किसी पद विशेष का कोई महत्व नहीं होता है। जैसा कि डाइसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर जनसाधारण तक, सिपाही तक सभी व्यक्ति विधि की दृष्टि में समान होते हैं। इनमें से किसी के द्वारा भी कोई अपराध किया जाता है तो दंड देते समय किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि विधि की दृष्टि में सभी समान है। ये डाइसी ने कही है बात, जो मैंने आगे व्याख्यांश बताया, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई। दूसरा है समान कानूनी न्याय। नोट कीजिएगा, दूसरी विशेषता समान कानूनी न्याय, मतलब कानूनी समानता की दूसरी विशेषता है समान कानूनी न्याय। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी पद क्यों ना हो, सभी अधिकारी, सभी पदाधिकारी सभी सामान्य न्यायालयों के अधीन होंगे। क्या लिखा है मैंने? सभी सामान्य न्यायालयों के अधीन होंगे। मतलब किसी भी दृष्टि में यहाँ एक अधिकारी और एक जनसाधारण के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो और चाहे एक
उच्च पदाधिकारी हो सभी सामान्य न्यायालय के अधीन होंगे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसा कि फ्रांस के अंतर्गत अलग से प्रशासकीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो फ्रांस में विधि के शासन का हम ये कह सकते हैं अभाव है। तीसरा है समान नागरिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा, तीसरी विशेषता है कानूनी समानता की समान नागरिक अधिकार, अर्थात वास्तविक रूप में कानूनी समानता के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान रूप में अधिकार दिए जाते हैं, किसी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और चौथी विशेषता है विशेष अधिकारों की समाप्ति। कानूनी समानता की चौथी विशेषता है विशेष अधिकारों की समाप्ति। इसका मतलब यह है कि किसी भी जाति विशेष, वर्ग विशेष, लिंग विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है। विधि की दृष्टि में सभी, चाहे जाति की बात आए, धर्म की बात आए, लिंग की बात आए, कार्य की बात आए, संपत्ति की बात आए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसलिए इसकी चौथी विशेषता है विशेष अधिकारों की समाप्ति। जैसा कि जेनिंग्स ने कहा भी है, नोट करेंगे, जैसा कि जेनिंग्स नाम के विद्वान है वो कह रहे हैं, पूरा वैकेंस लिखेंगे, मैंने थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है, आपको बोलूंगा मैं। जेनिंग्स कह रहे हैं कि एक जैसे लोगों से एक जैसा व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिएगा किसी वर्ग विशेष को आरक्षण दिया जाता है, तो जिनको आरक्षण दिया गया है वहां पर उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। मान लीजिएगा एक सामान्य वर्ग है और एक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है, तो सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के साथ कोई अलग से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी सामान्य वर्ग के जो लोग हैं एक समान होंगे। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनके अंतर्गत भी जो है समानता का व्यवहार किया जाएगा। आपस की तुलना करते हैं सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति इनको आरक्षण दिया गया है। लेकिन मूल बात यहाँ ये है, ये जो विशेष अधिकार की समाप्ति, इसके अंतर्गत मूल बात यह है कि एक जैसे लोगों से एक जैसे व्यवहार किया जाएगा। मान लीजिएगा कोई भी वर्ग विशेष है तो उसके अंतर्गत उसी वर्ग के लोगों के अंतर्गत किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए जेनिंग्स कह रहे हैं एक जैसे लोगों से एक जैसा व्यवहार किया जाता है, इसी को कहते हैं विशेष अधिकार की समाप्ति। ठीक है भाई, ये हो गया आपका कानूनी समानता। यस, तीसरा है प्यारे विद्यार्थियों, देखो आपको समझना है, मैं तहे दिल से कह रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ, आत्मा से कह रहा हूँ कि मैं आपको राजनीति विज्ञान समझाना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपकी एक मांग पूरी नहीं कर पा रहा हूँ और करूँगा भी नहीं। कारण जैसा कि विद्यार्थी मुझे बार बार कॉल करके बोल देते हैं कि सर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा मॉडर्न। नहीं 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 नहीं, अरे भाई मॉडर्न तो हमें जो मैं समझाता हूँ इसको बनाना है, आपको समझाना है। मुझे तो मॉडर्न इस रूप में बनाना है कि आप समझें। मैं तो राजनीति विज्ञान आपको इस रूप में समझाना चाहता हूँ कि आप राजनीति विज्ञान के ज्ञान के रूप में मॉडर्न बन जाए, आधुनिक बन जाए, कि आप कहीं पर भी जाएं तो राजनीति विज्ञान के ज्ञाता कहलाए। मैं तो ये चाहता हूं बस। तीसरा है राजनीतिक समानता। देखिएगा, तीसरा है राजनीतिक समानता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राजनीतिक समानता का अर्थ क्या होता है कि वास्तविक रूप में या राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें, ऐसी व्यवस्था की जाती है। मतलब जो राजनीतिक प्रक्रिया होती है, हम ये कहेंगे एक प्रकार से समान राजनीतिक जन सहभागिता बोलेंगे इसको। मतलब राजनीतिक प्रक्रिया में सभी लोगों को समान रूप में भाग लेने दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। जैसे यहाँ मैंने डायग्राम इसमें लिखा भी है, राजनीतिक समानता, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। मतलब यहाँ एक व्यक्ति है, उसको एक वोट का अधिकार दिया जाता है। अब यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि किस जाति का, किस वर्ग का है, कितना संपत्तिशाली, कितनी शिक्षा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कितना ही शिक्षित हो, कितना ही संपत्तिशाली हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया जाएगा और एक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार दिया जाता है। इसी को कहते हैं राजनीतिक समानता। जैसा मैंने नोट भी किया है, राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सके। तो ये समान रूप से भाग ले सके, इसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। मैं लास्ट में समझाऊंगा ये बात, लेकिन मैं संकेत दे रहा हूँ। जैसे राजनीतिक समानता है तो इसका ये निचोड़ है। ठीक है भाई। अब राजनीतिक समानता की भी कुछ विशेषताएं मैंने आपके लिए नोट की हैं। पहली विशेषता है मताधिकार। मतलब सभी व्यक्तियों को, चाहे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, संपत्ति, गरीब है अमीर है, इससे कोई लेना देना नहीं है, सभी को एक वोट देने का अधिकार होगा। तो यहां मैंने लिखा है मताधिकार। मतलब सभी व्यक्ति को समान रूप में मताधिकार की व्यवस्था के रूप में संविधान में ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि एक व्यक्ति को
एक मत का अधिकार दिया जाए, पहले विशेष। दूसरा है जन सेवाओं की उपलब्धि। अब केवल मताधिकार की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, बल्कि इसके साथ में जन सेवाओं की उपलब्धि का भी जो है प्रयास किया जाता है, किसमें, राजनीतिक समानता के अंतर्गत ही। और फिर मैंने यहाँ आगे संकेत दिया, आरक्षण दिया जा सकता है। मतलब अब राजनीतिक समानता का मतलब ये नहीं है कि भी सभी व्यक्तियों को, ये बात सत्य है कि एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन यहाँ आरक्षण जरूर दिया जा सकता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग होते हैं, इनको विधानसभा में भी है आरक्षण दिया गया है, और इसी के साथ में मैं कहूँगा महिलाओं को भी आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो डेफिनेटली जो ये आरक्षण का प्रावधान, मैं विशेषकर भारत के संदर्भ में बोल रहा हूँ, जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो है राजनीतिक असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है या राजनीतिक समानता का विरोध कर रही है। नहीं 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 नहीं, जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है ये राजनीतिक समानता का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि वास्तविक रूप में जो वर्ग पिछड़े हुए हैं राजनीतिक दृष्टि से, जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, जो राजनीतिक प्रक्रिया में खुल करके भाग नहीं ले पा रहे, तो उनको राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी करने के लिए, भाग लेने देने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है, जिससे कि मैं ये कहूँगा कि असमानता का जो दायरा है वह कम हो जाए। और असमानता का दायरा कम करना ही तो समानता का व्यापक अर्थ है। असमानता का दायरा कम करना ही तो समानता का व्यापक अर्थ है, और यही राजनीतिक समानता के अंतर्गत आ जाएगा। यस। चौथा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता देखिएगा, सामाजिक समानता का सीधा सा अभिप्राय है जाति धर्म लिंग वर्ग कार्य। क्या? जाति धर्म लिंग वर्ग कार्य इत्यादि के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ में मूल बात यहाँ यह है कि सब व्यक्ति पहले समाज के सदस्य हैं, अर्थात सामाजिक समानता के अंतर्गत मुख्य रूप में ये मान के चला जाएगा कि सबसे पहले उस व्यक्ति को, मैंने लिखा भी है सब व्यक्ति पहले समाज के सदस्य, मतलब व्यक्ति विशेष को सबसे पहले समाज का सदस्य माना जाएगा। किसी जाति धर्म लिंग वर्ग का सदस्य बाद में, पहले वह समाज का सदस्य माना जाएगा। मतलब सामाजिक समानता का सीधा सा अभिप्राय है कि सभी व्यक्ति पहले समाज के सदस्य, उसके बाद में वो किसी जाति धर्म लिंग वर्ग या कार्य विशेष के सदस्य हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो है समाज का सदस्य, और सबसे पहले समाज का सदस्य है, इसलिए यह सामाजिक समानता कहलाती है। यस। पांचवा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत यदि आर्थिक समानता के ऊपर बल नहीं दिया गया तो फिर सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और कानूनी समानता का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समानता है। अरे भाई, एक भूखा व्यक्ति क्या जाने राजनीतिक समानता, एक भूखा व्यक्ति क्या जाने सामाजिक समानता, एक भूखा व्यक्ति क्या जाने कानूनी समानता। तो सबसे पहले यहाँ आर्थिक समानता के ऊपर हम बल देंगे कि आर्थिक समानता सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब समानता का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकार या आयाम है वो आर्थिक समानता है। क्या? आर्थिक समानता है। और आर्थिक समानता के अंतर्गत विशेषकर ये प्रयास किया जाता है कि कम से कम सभी व्यक्तियों को रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था तो की ही जानी चाहिए। मैंने नोट भी कर दिया, आर्थिक विषमता का अभाव अर्थात उसमें कमी। मतलब आर्थिक समानता का सीधा सा भावार्थ ये है कि यहाँ पर आर्थिक विषमता या आर्थिक असमानता, आर्थिक विषमता का अभाव होता है अर्थात उसमें कमी की जाती है। मतलब मुख्यतः आर्थिक समानता के अंतर्गत जैसे मैंने नोट किया है, आय और संपदा से जुड़ी विषमताओं को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब आर्थिक समानता के अंतर्गत जैसे जो अमीरी और गरीबी है ना, अमीरी और गरीबी का जो अंतराल है, गैप है, उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। मैंने नोट भी किया है, आय और संपदा से जुड़ी विषमताओं को कम करने का प्रयत्न किया जाता है, किसमें? आर्थिक समानता। ये बात मैं नहीं कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से भी पूर्णतः समान हो जाएंगे, नहीं नहीं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन भाई कम से कम अमीरी और गरीबी का जो गैप है, अंतराल है, उसको तो कम करने का प्रयास किया ही जा सकता है, जैसा कि सरकारों के द्वारा पूरी दुनिया में ऐसा किया भी जाता है। तो ये हो गई आपका पांचवा प्रकार आर्थिक समानता। अब जो ये समानता के आयाम या प्रकार हैं, इसके लिए मैंने एक चित्र बनाया है आपके लिए, और मैं नोट भी किया है समानता के आयाम, रूप या प्रकार, रूप या प्रकार। आप इसमें देखिएगा ये सब बातें इसमें समाहित हो जाएंगी। ठीक है, ये बात अलग है, मैंने प्राकृतिक समानता को यहाँ पर नोट नहीं किया है। आप चाहें तो प्राकृतिक समानता को औपचारिक समानता में स्थान दे सकते हैं। तो सबसे पहले समानता को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं हम, ये सारी बातें इसमें समाहित कर रहा हूं मैं। औपचारिक समानता, तात्विक समानता, दो भागों में विभाजित कर दी समानता को। औपचारिक समानता, तात्विक समानता, ये विशेषकर मैं ये कहूँगा यूपीएससी एग्जाम में, यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है, विद्यार्थी गलती करते, इसलिए मैंने ये बात भी यहाँ नोट कर दी है।
दो प्रकार हो गए, औपचारिक समानता, तात्विक समानता। औपचारिक समानता का अर्थ होता है पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयत्न करना। मतलब औपचारिक समानता के अंतर्गत व्यक्ति व्यक्ति में पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि ये संभव नहीं हो सकता। कभी भी व्यक्ति पूर्ण पे समान नहीं हो सकते, लेकिन औपचारिक समानता में प्रयास किया जाता है कि पूर्ण समानता स्थापित की जाए। ठीक है, मैंने नोट भी कर दिया है, पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है इसमें औपचारिक समानता में। और फिर इसके बाद में यहाँ जो ये औपचारिक समानता है ये दो प्रकार की होती है, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता। कानूनी समानता, राजनीतिक समानता। कानूनी समानता का अर्थ मैंने यहाँ वैसे बता दिया है, यहाँ निचोड़ रूप में लिखा है मैंने। कानूनी समानता का मतलब क्या होता है, प्रत्येक नागरिक के समान कानूनी व्यक्तित्व को मान्यता। नोट कीजिएगा, कानूनी समानता मतलब प्रत्येक नागरिक के समान कानूनी व्यक्तित्व को मानता। मतलब वास्तविक रूप में चाहे कोई बहुत उच्च पद पर हो या एक साधारण व्यक्ति हो, विधि की दृष्टि में उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका ये भावार्थ है। और राजनीतिक समानता का भावार्थ क्या है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। मतलब राजनीतिक समानता के अंतर्गत मुख्यतः मैं ये कहूंगा, जैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, कि राजनीतिक प्रक्रिया में समान रूप से भाग लेने दिया जाता है और जिसका मूल जो निचोड़ या निष्कर्ष है वह है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। ये राजनीतिक समानता में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये औपचारिक समानता होगी। यदि आप चाहें तो औपचारिक समानता के अंतर्गत ही प्राकृतिक समानता को भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन विद्वानों ने केवल कानूनी समानता और राजनीतिक समानता को ही औपचारिक समानता में लिया है, इसलिए मैंने यही बात नोट की है। परंतु चूंकि पूर्ण समानता स्थापित करने के प्रयत्न करता है तो प्राकृतिक समानता ही पूर्ण समानता की बात करता है, इसलिए यहाँ पर इसको सम्मिलित कर सकते हैं। कानूनी समानता, राजनीतिक समानता और प्राकृतिक समानता, इन तीनों को यहाँ आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा समानता है तात्विक समानता। देखिएगा, यहाँ समानता के आयाम प्रकार तो वही आ रहे हैं, सिर्फ थोड़ा मैंने नाम चेंज किया है। ये औपचारिक समानता होगा, ये तात्विक समानता। तात्विक समानता में क्या होता है कि प्रचलित विषमताओं में कटौती का प्रयत्न किया जाता है। मतलब देखो, पूर्ण समानता तो स्थापित हो नहीं सकती, अब जो असमानता मौजूद है उस असमानता को धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जाए। तात्विक समानता ये कहती है कि भी जो विषमता या असमानता है उसको सरकार के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाए, ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे कि धीरे 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 उस असमानता को कम किया जा सके, है ना। इसलिए मैं नोट किया, प्रचलित विषमता में कटौती का प्रयत्न किया जाता है। मतलब उसमें प्रयास किया जाए कि भाई जो असमानता बहुत ज्यादा है, जैसे अमीरी और गरीबी में बहुत ज्यादा अंतराल है, गैप है, तो सरकार ऐसा कानून बनाए, ऐसी योजनाएं बनाए जिससे कि ये अंतराल गैप कम हो जाए, अमीरी और गरीबी का। इसी प्रकार से इस बात को और जगह भी लागू कर सकते हैं आप, वर्ग विशेष पर लागू कर सकते हैं, हाँ, धर्म विशेष पर लागू कर सकते हैं, जाति विशेष पर लागू कर सकते हैं, लिंग विशेष पर लागू कर सकते हैं। मान लीजिएगा आज मैं कहूँगा पूरी दुनिया में नारीवादी आंदोलन चला हुआ है, महिला सशक्तिकरण की बात आती है कि भाई महिलाओं को भी जो है पुरुषों के समान स्तर पर लाया जाना चाहिए, तो ये दुनिया भर की बातें होती है। ये सारी बातें मैं लूंगा तो ये लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैं संकेत भर कर रहा हूँ यहाँ। तो तात्विक समानता में दो प्रकार आ जाते हैं, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, इनकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं, लेकिन यहाँ निचोड़ रूप में मैं नोट किया है। सामाजिक समानता में आता है सामाजिक स्थिति में जन्म, सिद्धांत है सामाजिक स्थिति में जन्म पर आधारित भेदभाव का निराकरण। मतलब सामाजिक समानता के अंतर्गत जन्म के आधार पर किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्थिक समानता में क्या आ जाएगा, आय और संपदा से जुड़ी विषमताओं को कम करने का प्रयत्न किया जाता है। किसमें, आर्थिक समानता में। तो तात्विक समानता में दो प्रकार हो गए, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। और औपचारिक समानता में दो प्रकार हो गए, कानूनी समानता और राजनीतिक समानता। यदि आप चाहें तो प्राकृतिक समानता को भी औपचारिक समानता में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कानूनी समानता, राजनीतिक समानता और प्राकृतिक समानता ये पूर्ण समानता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इन तीनों को औपचारिक समानता में ले सकते हैं। पुनः कह रहा हूं, विद्वानों ने केवल कानूनी समानता और राजनीतिक समानता को इसमें स्थान दिया है, लेकिन मेरे विचार ये है कि प्राकृतिक समानता को आप यहाँ स्थान दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है भाई, ये मेरे स्वयं के विचार है। आप जैसा उचित माने वैसा नोट कर सकते हैं। बाकी मैंने संकेत दे दिया है। ये हो गया आपका समानता के आयाम, रूप या प्रकार का जो मैंने चित्र बनाया है, उसके बाद हम सब बातें समझा दी। इसके आधार पर पूरी दुनिया के अंतर्गत समानता के जो प्रकार या रूप आयाम है उनको आसानी से समझ सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, एग्जाम में किसी भी रूप प्रश्न पूछा जाए इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गए समानता के आयाम, रूप या प्रकार। मुझे पूरा विश्वास है आप समानता के प्रकार, रूप या आयाम को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।